सैंक्शन तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, करोड़ों रुपए आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की आधारभूत संरचनाओं की तो हमें दिखाई नहीं देता है। नक्सल को मैं पूछ के पुलिया बनाता था, नक्सल को मैं पूछ के रोड बना रहा था। मतलब आपको रात को अगर सोना भी है, कुत्ता भी भौंकने से आपको रात भर जगना पड़ता था। लेकिन जैसे ही हम शहर से थोड़ा गांव के अंदर घुसते हैं, हालात एकदम जस्ट उल्टा रहता है। तो क्या सिर्फ शहरों को ही फोकस करना है या फिर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचना है? अभी आपने वाकई में सच कहा। आज़ादी के बाद भी दंतेवाड़ा जिले में उन गांवों में अभी हमारी शासन की योजनाओं को नहीं पहुंचाने में कारण नक्सल था। क्योंकि आप उपाध्यक्ष जिला पंचायत में, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कुछ आपके पास कार्य योजना है, प्लान कैसे चल रहा है? देख, हमारे क्षेत्र में मैं चालू करवा रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्या होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी गाँव में बनाया हूँ, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में 30-32 जन हम उनको स्किल्ड करके अभी गाय और भैंस का अपन वो किए हैं। और वहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम अपनी आवाज़ों को उठाते हैं तो कुछ नेता हैं जो हम पर दबाव बनाते हैं कि अगर ऊपर उठाओगे बात को तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या इस प्रकार की दबंगी चल रही है? देखो, इस चीज़ का शिकार तो मैं भी था। मैं इसी चीज़ से हाई कोर्ट से जमानत लेके आया हूँ। इसी चीज़ से कांग्रेस सरकार ने मुझे बहुत सारे एलिगेशन लगाकर अंदर कराने की कोशिश की। आज के दौर में बहुत तेज़ी के साथ युवा राजनीति में आ रहे हैं, और आ तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की चाह रखते हैं। क्या लगता है कितना सही राजनीति में आने के लिए, और राजनीति के लिए कितना अच्छा है? राजनीति शॉर्टकट नहीं सोच सकते आप। विधायक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं चैत्रा मटामी जी, तो इन 2.5 वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ पाया है दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? माननीय चैत्रा विधायक जी, चैत्रा मटामी जी, मतलब हमारे जितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, हमारा एक कार्यक्रम है आज की राजनीति, जिसमें हम अलग अलग क्षेत्र के जो युवा प्रत्याशी है, अभी जो युवा नेता है, उनसे हम चर्चा करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों आखिरकार उनका राजनीति में आना हुआ, क्या कुछ उनका विज़न है और क्या कुछ उनके पास ऐसा है खास है जो राजनीति में रहते हुए आम जनता के लिए काम हो सकता है, फ़ायदा दे सकते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा नेता, दंतेवाड़ा जिला के जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन, स्वागत। आप TNR न्यूज़ माइस दंतेश्वरी के पावन दरबार पर आपका अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले TNR न्यूज़ के सभी जो आप मुझे मंच दिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद जी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले कि कौन है अरविंद कुंजाम जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई? मैं गांव से हूँ। मेरा गांव का नाम दुरली है। उससे पहले वहाँ का सरपंच भी रहा। अभी वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष जिला दंतेवाड़ा हूँ। तो मैं जब बचपन में अपने गांव में देखता था कि भूखमरी, लोगों को खाने के लिए चावल नहीं मिलता था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हुआ करते थे, उनसे बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ जहाजबाजी और बांस के बास्ता के साथ हमारे ग्रामीण इलाकों में एक मुट्ठी चावल में बास्ता रख के, या तो एक मुट्ठी चावल में उस हरी सब्जी कुछ को डाल के, उसी से चलता था लोगों का व्यवस्था। तो जब डॉक्टर माननीय रमन सिंह जी की सरकार ने लोगों को घर घर तक 2 रुपया का चावल पहुंचाया, मतलब अपन पहले गांव वाले सफेद चावल देखने के लिए लगता था कि वाकई में चावल है। तो उस समय से भूखमरी को माननीय हमारे तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से प्रभावित हुआ कि लोगों के लिए क्या करना चाहिए, लोगों के विचार के लिए क्या करना चाहिए। उससे मैं उनसे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से बहुत प्रभावित रहा। तो लगा कि राजनीति करके ही गांव का सेवा कर सकते, तो मैं गांव से चालू किया सेवा करने का भावना। राजनीति को सेवा भावना मानकर आप राजनीति में आए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे। क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, राजनीति में आना मतलब ऐसा माना जाता है कि दलदल में आना, और यहाँ आने के बाद साफ सुथरा शरीर बना के रखना और जनता की सेवा करने के लिए लगातार लड़ते रहना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। कि इसके लिए घर वाले सहमत थे? घर वाले तो बिल्कुल सहमत नहीं थे साहब। मैं आपको बता दूं, अभी हमारी माननीय विष्णुदेव जी साई की सरकार, माननीय अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के और हमारे
विजय शर्मा जी, जो नक्सल मुक्त में जो इतना बड़ा सहयोग मिला हमें, आप विश्वास नहीं करोगे। जब मैं तत्कालीन सरपंच हुआ करता था तो वही जो नक्सल कैडर के लोग थे, मुझे तो 2-2 दिन बांध के मार रहे थे। मतलब एक लोगों का सेवा करना आपका दंडनीय अपराध है। अब लगा कि नहीं, उस दंड से भी जेलेंगे, तो लगा बहुत कुछ जेले अपन कि उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, कुछ कुछ एलिगेशन लगा के मेरे को 6 महीना तो मैं जंगल में ही रहा परारी काटने। मतलब लोगों का सेवा करने का सोचो, लोग कहाँ तक पहुंचे। आपने सही कहा कि दलदल बहुत बड़ा चीज है। अपने मेरे पास एनएमडीसी खुद का एनएमडीसी का जॉब था, मतलब उस समय था, लगने के उसमें था, लेकिन मैं उस जॉब को छोड़ के मैं ना वो व्यवस्था में लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं राजनीति में आया। जी, चलिए ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही सर। जब आप चुनाव सरपंच थे ग्राम पंचायत के, तो उस समय आपको फरारी काटना पड़ा, आपके ऊपर लाठी भी चली। तो क्या कुछ लगता है कि राजनीति में अगर सही काम करने के लिए अगर आपके पास इच्छा शक्ति है और प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम गांव में जाकर देखते हैं तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव बहुत ज़्यादा है, तो फिर कैसे गाँव को हम आगे बढ़ेंगे, सशक्त कैसे कर पाएंगे जन को? देखिए, इसमें क्या होता है, अपन शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलके ही लोगों का, जैसे जनमानस, जैसे घर तक जनमानस, आम मानस जो शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, ऐसे योजनाओं को शासन के अधिकारी और शासन के जनप्रतिनिधि यही लोग पहुंचाते हैं। और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि मतलब अधिकारी अपना वेशभूषा रखते हैं, मानवता सबसे ज्यादा तो मैं बोलता हूँ जनप्रतिनिधि में रहता है, जनप्रतिनिधियों में, क्योंकि वो लोगों का बात समझते हैं। गांव में जाते हैं, जैसे गांव में जाने से लगता है कि अपन शहर में कुछ नहीं बोलते, गांव में जाने से आपको नेता नहीं समझेंगे, आपका बेटा समझेंगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो फटकारेंगे, काम करोगे तो भी लाड से फटकारेंगे कि आपको अच्छे से रहना करना, ये सब है। जी, जब चूंकि आप सरपंच रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अगर गांव का विकास होगा तभी प्रदेश का भी जिले का विकास हो सकता है। इतनी पिछड़ी अवस्था में क्यों अभी के गांव के जो लोग हैं अपने जीवन यापन कर रहे हैं? क्या सरकार को नहीं है उनके? देखिए, सेंक्शन तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, करोड़ों रुपए आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की आधारभूत संरचनाओं की, तो हमें दिखाई नहीं देता है। वाकई में आपका बात को मैं सम्मान करता हूँ। क्या हो रहा है कि जो दंतेवाड़ा जिला के अंदर जितने भी हमारे 170 गांव के आसपास विलेजेस है, तो अभी कहीं ना कहीं नक्सल के, आपको मैं बताया हूँ, नक्सल को मैं पूछ के पुलिया बनाता था, नक्सल को मैं पूछ के रोड बना रहता था। मतलब आपको रात को अगर सोना भी है, कुत्ता भी भौंकने से आपको रात भर जगना पड़ता था। तो आप सोचेंगे, मैं 4 साल तो रात को 2 ही बजे सोता था। एक कुत्ता भी भौंकेगा, आपको लगता था कोई ना कोई इधर से आ जाएगा। और हमारा एक आदत है, हमको गांव में ही सोना पसंद है, इसलिए अपन गांव ही चले जाते हैं। अब उस चीज को भी अपन झेलें तो उस समय आप विकास कैसे करोगे? आप अगर शासकीय योजनाओं का एक गिट्टी बोल्डर भी आप गांव में डाल रहे हो तो उसका विरोध आपको डायरेक्ट सरपंच को हिट करना है। और मेरे गांव में नहीं बताते 4 सरपंच मरे हैं। अब उस स्थिति को अपन उसी समय सोच लिए, ठीक है, जान जाएगा गांव के लिए 1 इंच भी अपन कुछ करें तो अपन धन्य है इस जीवन में। जी, तो क्या कुछ अचीवमेंट आपको मिला आपके कार्यकाल के दौरान, जिनको लेकर अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे मरना है तो मैं मर सकता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाऊंगा? आप सरपंच रहे हैं तो क्या कुछ आपको लगा कि आप कर पाए आपके कार्यकाल में? देखो, सरपंच में अपने गाँव में मैं माननीय हमारे उस समय विष्णुदेव साय की सरकार हमारे गाँव में नियत नल्ला नार जैसी योजनाएं लाए, उससे हमारे गाँवों को कनेक्टिविटी, जैसे अन्य, जैसे मतलब कहीं ना कहीं आज हम जाते हैं गांव में तो ये बनाए वो दिखता है स्ट्रक्चर जो है, वैसे वैसे अब विकास तो कर ही रहे हैं साहब। और विकास की धारा तो अभी और गति तेजी पकड़ी है गांव में। अब तेजी पकड़ी कहने का मतलब है कि जब तक यहाँ नक्सलवादी संगठन उपस्थित है, मौजूद है छत्तीसगढ़ में, तो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब नक्सल मुक्त प्रदेश हो चुका है, तो आपका ये कहना है कि जो प्रदेश की योजनाएं हैं अब वो गांव-गांव तक, पंचायत तक पहुंचेगी, जिससे आम जनता को उसका फायदा मिलेगा। देखिए क्या हो रहा था, पहले हमारे पास पैसे तो पर्याप्त थे, लेकिन कुछ गाँव को अपन दे नहीं पा रहे थे। वाकई में आपको जो अभी बताया, अभी कुछ चिन्हांकित जगहों में उस पैसा का यूटिलाइज करते थे। अभी पैसे तो है, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं 1 ही साल हुआ है इस नक्सल मुक्त होके, तो अपन धीरे धीरे उस
कार्य योजना को अंतिम गांव तक भी पहुंचाने का माननीय विष्णुदेव साई की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार तत्पर कोशिश में। जी, जहाँ तक हमें जानकारी है, चूंकि आप सरपंच बने थे शुरुआत में इससे, लेकिन अब बात करें आपके फैमिली बैकग्राउंड का, तो राजनीति से उनका संबंध रहा नहीं साहब। तो आपको क्यों लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? क्या कुछ ऐसे घटनाक्रम आपके साथ घटा जिसको लेकर आप सोचे कि मुझे अब राजनीति में जाना है, और बीजेपी पार्टी को आपने क्यों चुना? मैं वही बोला कि देखा कि गरीबी और भूखमरी जो है समाज में, हम उस समाज के से आते हैं तो हम उस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। हमने भगत सिंह का कहानी पढ़ा, हमने ना जाने देश के कितने वीर रहे, और ना जाने किताबों में वाकई में जो सच है उनको पढ़ा। मन में लगा कि एक इंच सेवा करने का मौका ये भी है। जी, क्योंकि आप अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती हैं। प्रदेश में जिले में ज़्यादातर इलाकों में आपका आना जाना लगा रहता होगा। जब हम देखते हैं सर, जो क्षेत्रीय है वहाँ तो विकास की स्थिति ठीक है, लेकिन जैसे हम शहर से थोड़ा गांव के अंदर घुसते हैं, हालात एकदम जस्ट उल्टा रहता है। तो क्या सिर्फ शहरों को ही फोकस करना है या फिर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचना है? अभी आपने वाकई में सच कहा। आज़ादी के बाद भी दंतेवाड़ा जिले में उन गाँवों में अभी हमारी शासन की योजनाओं को नहीं पहुंचाने में कारण नक्सल था। अभी हाल ही फिलहाल में 6-7 महीने हुए हैं उन लोगों को भी समझने के लिए और हमको भी उनको समझने के लिए। क्या है, किसी भी व्यवस्था को एक साथ अगर किसी को देते हैं तो लोगों को उस चीज से वो होता है, भ्रम होता है। जैसे अभी हमारे चेत्रा मटा में जी माननीय नंदलाल मुड़ा में जी लोहा गांव गए थे, वहाँ के लोहा गांव पहाड़ी के पीछे, एनएमडीसी के पीछे, वहाँ के लोग कभी विकास को नहीं देखे थे। वाकई में जब माननीय हमारे चेतराम जी विधायक जी और नंदलाल जिला पंचायत वहाँ जाने के बाद वहाँ रोडे और कनेक्टिविटी दोनों एक साथ प्रसारित है। जी, मतलब जो प्रतिनिधि है अगर क्षेत्र तक जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ न कुछ गांव पंचायत को देख रहेंगे, वहाँ की कुछ सारी लौट आएगी। हम बात करें सर यहाँ की सुविधाओं को, चूँकि यहाँ दंतेवाड़ा ज़िले में ज़्यादातर लोग हैं वो किसानी पर निर्भर करते हैं, फिर वनोपज पर निर्भर करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि आप उपाध्यक्ष जिला पंचायत में, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कुछ आपके पास कार्य योजना है, प्लान कैसे चल रहा है? देखिए, अभी वाकई में गाँवों की स्थिति और शहरों की स्थिति में बहुत ही अंतर है। मैं अभी इस चीज़ को लेकर अभी हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी करके हमारे क्षेत्र में मैं चालू करवा रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी गाँव में बनाया हूँ, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में 30-32 जन हम उनको स्किल्ड करके अभी गाय और भैंस का अपन वो किए हैं। वो 32 में कुछ लोग काम कर रहे हैं। मतलब 32 में अगर 5 जन भी उसमें उनको रोजगार का संसाधन आ रहा है तो अपन कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस है। जी, इसी तरह से जिले का पैसा और सही यूज करने के लिए हमारे मेन चीज क्या है, युवा बेरोजगार है। हम किसी को एक साथ नौकरी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको उनको रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए कहीं ना कहीं दुकानों का प्रावधान कर रहे हैं, CSC सेंटरों का प्रावधान कर रहे हैं, और उनको रोजगार देने के लिए हमारे श्रम विभाग से कुछ सहयोग कर रहे हैं, अंत व्यवसाय से कुछ सहयोग कर रहे हैं। अभी तत्काल में हमने बिजनेस के लिए IIM रायपुर में 30 बच्चों को भेजा कि आप जाइए वहाँ 1 महीना तक ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद आप जिले में उस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए। एक बच्चे के पीछे नहीं करते, हमारे DMF से 75,000 रुपये पर ईयर को अपने भेजा है। इसी तरह हमारे श्रम विभाग और हमारे सभी विभाग उसमें लगे हुए हैं। जी, एक और बहुत बड़ी चुनौती और समस्या अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा सर, जैसे कि अगर मद में पैसा आ रहा है, क्योंकि आप जिम्मेदार वाले पद पर बैठे हैं, तो जो पैसा आ रहा है उनका सही सदुपयोग कैसा हो, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, जो पैसा आ रहा है वो सही जगह कैसे यूज़ हो, उनका करप्शन के भेंट न चढ़ जाए, इसके लिए क्या कुछ ठोस प्लान आपके द्वारा? ये बात आपने बहुत ही सही कहा है, क्योंकि हमने जब अब मैं 2000 के बाद ही राजनीति में आया हूँ। मैं जब किताबों में पढ़ता था अधिकारी एकदम स्वच्छ और नीट क्लियर छवि के होते, माँ बाप बोलते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। डॉक्टर को तो नहीं बोल सकते, वो भगवान का रूप होता है। जो जैसे आप इंजीनियर बोल रहे हैं, जैसे कुछ अधिकारी लोग होते हैं, वो ना वाकई में आज के डेट में भी भ्रष्ट है। मैं उस चीज़ों को देखा हूँ
वो चीज सही करने के लिए अपन उस कार्य योजना में काम कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर इस तरह रहेगा तो विकास वाकई में आप जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाकई में हमारे जिले में पैसे की कोई कमी नहीं है। और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं चिन्हांकित है, और कुछ अपने पास है, उनका डाटा है, अभी अपन उस पर भी काम करने वाले हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। तो अपने विभाग में ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या कुछ ऐसा निगरानी टीम बना कर रखी हो ताकि जो निर्माण काम है उसका जो क्वालिटी है उसको सही समय समय पर चेक करते रहें? जी जी जी, उसका अभी उसमें निगरानी समिति भी है, हमारे कुछ जिला पंचायत से टीम भी है, उसमें निगरानी समिति में लगा हुआ है। जी, एक ऐसा कुछ घटनाक्रम आपको पता चला है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो जो काम बड़े बड़े काम हुए हैं, ऐसा दावे कर रहे हैं, पता नहीं कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ है, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और यहाँ की जनता समझ सकती है। तो एक ऐसे काम का आपके द्वारा जाँच कराया गया है कि इसमें सही से काम हुआ कि नहीं हुआ ठेकेदार द्वारा? इसमें तो देखो, अब कांग्रेस की सरकार में बहुत ही मेरे आंखों के सामने, जहाँ अभी आप मुख्यालय के उस पार जाओ, कलेक्ट्रेट का उस पार जाओगे, एक मतलब भ्रष्टाचार का आप बोल सकते हैं पैसा कमाने के जरिए। आप विश्वास नहीं करोगे, दंतेवाड़ा घुसने के लिए एक 96 लाख का गेट लगा रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या लगा है। मतलब भ्रष्टाचार को आप किस नजरिया से देख रहे हो, समझ रहे हो? एक गेट लगाने के लिए कोई 96 लाख का जरूरत नहीं रहता है कार्ली पुलिस लाइन में, वो कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस के कुछ ऐसे काम है जिनको आपको बोलने से भी मतलब लगेगा यार, इंसानियत कहीं ना कहीं इतना बेकार नहीं होना चाहिए। जी, हम अभी एनएमडीसी की तरफ घूमने के लिए गए थे सर, वहाँ कुछ गांव में घूमे, तो जो बचेली है और बड़े बचेली है और एक और गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, उससे आगे है, तो वहाँ तो बढ़िया डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा गांव के अंदर रोड से अंदर घुसते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और वहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम अपनी आवाज़ों को उठाते हैं तो कुछ नेता हैं जो हम पर दबाव बनाते हैं कि अगर ऊपर उठाओगे बात को तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या इस प्रकार की दबंगी चल रही है? देखो, इस चीज़ का शिकार तो मैं भी था। मैं इसी चीज़ से हाई कोर्ट से जमानत लेके आया हूँ। इसी चीज़ से कांग्रेस सरकार ने मुझे बहुत सारे एलिगेशन लगाकर अंदर कराने की कोशिश की। वाकई में अभी 1 साल का अंतराल मेरा जो चुनावी क्षेत्र है, उसी प्रभावित चुनावी क्षेत्र में मैं निवासरत हूँ। तो मैं ना, अभी क्या होता था, पहले एनएमडीसी कागजों में दिखाता था अपना पैसा, अभी मैं उस फंड को रिजर्व करके मैं आपको फिर यथावत बोलना चाहूंगा, 1 साल और मेरे को समय दीजिए। 1 साल का समय में मैं पूरे गांवों को उस एनएमडीसी का पैसा जो वाकई में प्रभावित है उन लोगों को मिलेगा, जो वाकई में जिस पंचायत में प्रभावित है उन पंचायतों में डायरेक्टली उस पैसा को आएगा। उस पैसा का विकास बहुत अच्छे सरलता से और शालीनता से होगा। अभी कुछ काम अभी निर्माण चालू है, जो क्या होता था, इनका हेड ऑफिस हैदराबाद में, एनएमडीसी वाले सीधा अपने हेड ऑफिस से काम करवाते थे, वो ये लोगों का सुनने से मुकरते थे। तो अभी क्या किया, हमारे युवा जनप्रतिनिधि है, हमारे युवा सरपंच भी, हमारे युवा जनपद के मेंबर भी, हम सब मिलके इस योजना को शिथिलता से लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्य अच्छे से हो और पूर्ण तरीके से हो। जी, आज के दौर में बहुत तेज़ी के साथ युवा राजनीति में आ रहे हैं और आ तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की चाह रखते हैं। क्या लगता है कि कितना सही राजनीति में आने के लिए और राजनीति के लिए कितना अच्छा है? इससे पहले अपन सरपंची का कार्यकाल किए, आपने सही कहा। राजनीति हमारे जो देश के हमारे संगठन के मुखिया है, प्रमुख है, उनका एक शब्द मेरे को बहुत सही लगा, राजनीति शॉर्टकट नहीं सोच सकते आप, इसमें जितना कीचड़ है उतना हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कहावत है कि उसमें पुल खुलता है। अब हमारे साथ जितने सरपंच थे अब वो तो नहीं रहे, गिने चुने आए, मतलब 1 साल का कार्यकाल और उसको लगातार आगे ले जाने का कार्यकाल, उसमें मानवता और उसमें शिथिलता आपको रखना पड़ेगा। जी, थोड़ा सा बताएंगे सर संक्षेप में कि कैसे सरपंच से आप शुरुआत किए, वार्ड पार्षद के बाद आप सरपंच बने होंगे, उसके बाद सरपंच से आप जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, तो ये जो इस दौरान का जो सफ़र है, क्या कुछ उतार चढ़ाव, ऐसा कुछ घटना हमारे साथ आप जिक्र करना चाहेंगे जो आपके लिए एक मतलब स्मरणीय रह गया हो? बहुत ही कठिन सफ़र है, बहुत ही कठिन सफ़र रहने से मेरा इतने कम उम्र में मैं जंगल में ही रहता था। इधर एक तरफ नक्सली ढूंढते थे, अरविंद को मारना है, इधर एक तरफ हमारे कांग्रेस शासन में बैठे हुए कुछ विधायक रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उन्होंने
वही आप जो बोल रहे हो कि हमारा पैसा बैलाडीला का पैसा बैलाडीला में रुकना चाहिए, हमारा एक स्पष्ट शब्द था। तो इनको लगा कि नहीं ये ज्यादा बोल रहा है, इसके ऊपर जो चाहे वो लगा लो, ऐसा टाइप का। मतलब मैं मेरी माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता था, इतना टाइप का मेरे को क्रूरता कांग्रेस सरकार में हुआ। जी, शब्द नहीं है उसमें बोलने के लिए। जी, अभी सुधार आएगा आप बोल रहे हैं, 1 साल के भीतर जो जो उनके अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, अच्छी बात है सर। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 2.5 साल लगभग विधायक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं चैत्रा मटामी जी, तो इन 2.5 वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ पाया है दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? माननीय चैत्रा विधायक जी, चैत्रा मटामी जी, मतलब हमारे जितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हमारे माननीय सरकार के द्वारा नियत नला योजना से बहुत ही लोगों को कनेक्टिविटी से लेकर, रोडों से लेकर, CSC सेंटरों से लेकर, मतलब अलग अलग जगह से अपन अलग अलग विभागों से अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं। उसमें कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अंदरूनी गांवों में सबसे पहले उस चीज़ को डेवलप करने का हमारा और माननीय सरकार का मनसा है। चूँकि आप एक युवा हैं सर, शिक्षा की महत्व को आप समझते हैं। अभी भी हम देखते हैं जो शिक्षा की पहुंच है दूरांचल तक नहीं हो पाया है। साथ ही साथ पीने की शुद्ध पानी और सड़क और सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर सबसे पहले फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये सब अभाव में रहेंगे तो फिर आप जितने भी कर लेंगे उसका कोई मतलब का नहीं होगा। जी जी, आपने बिल्कुल कहा। हमारे पास आप तत्कालीन कलेक्टर OP चौधरी रहे, उस समय उनकी देन और माननीय रमन सिंह जी की देन से जाऊंगा एजुकेशन सिटी बना। वहाँ से हमारे बच्चे, मतलब पहले हिंदी मीडियम में सब पढ़ते थे साहब, आपको बता दूं। तो अभी क्या है, वहाँ से कुछ कुछ लोग निकल रहे हैं। हम जैसे मैं अभी शिक्षा समिति का सभापति हूँ पूरे जिले का, मतलब मेरा 1 साल का अंतराल रहा, सीखने को भी मिला। मैं इस नए सत्र में शिक्षा नीति पे क्या हो सकता है, शिक्षा बजट पे क्या हो सकता है, हम हमारे जिले में ना जितने पोटा केबिन है, 17 पोटा केबिन है, 927 स्कूल से, तो जितने पोटा केबिन से उसमें जितने पोटा केबिन है उसमें हमने अंडा का प्रावधान रखा ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, दूध का प्रावधान रखा, और वहाँ अच्छे से अच्छे टीचर रहे। और AI के माध्यम से सभी पोटा केबिनों में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कर दिए ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सके और उस चीज को सीख सके। क्योंकि हमारा जिला थोड़ा सा नक्सलिज्म के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रहा, बैकफुट में रहा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चीज एक साथ नहीं हो पाएगा, इसमें समय अंतराल और कोशिश करने से कार्य अच्छे से होगा। जी, आपने पोटा केबिन का जिक्र किया सर, लेकिन ये भी तो है जैसे पोटा केबिन हर गांव में तो खोला जा नहीं जा सकता। जी जी जी। और पोटा केबिन में रहने के लिए बच्चे को अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। जी जी। छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर रहना, मतलब इसका दर्द आप समझ सकते हैं। जी जी जी। तो क्या ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता कि पास में स्कूल हो, बच्चे अपने परिवार से सुबह निकले और रात के समय परिवार के बीच में आके पढ़ाई करे? इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? आपका मांग और मेरा मांग सम्मान यही है, सेम ही है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ही रहे, लेकिन अभी कुछ स्थिति ऐसा है कि सबसे पहले तो गांव से स्कूल जाने के लिए लोग डरते थे। गांव से स्कूल जाने के लिए लोग डरते थे। आज ऐसा स्थिति हो गया कि कम से कम पोटा केबिनों में आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे स्तर कम से कम पोटा केबिनों में आ रहे हैं। पोटा केबिन से लगेगा 1-2 साल का अंतर। ये कोशिश करेंगे कि हर गांव में तो प्राथमिक शालाएं हैं, हर 2 गांव में माध्यमिक शालाएं हैं। शिक्षा स्तर पर क्या काम करना, उसमें अपन जल्दी कुछ अच्छा निर्णय करके उसमें अपन व्यवस्था बनाने की कोशिश में। जी, क्या लगता है आगे चलकर अरविंद कुंजाम जी ये जिला उपाध्यक्ष से और कहाँ तक पहुँच सकते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है आप? देखिए, मनसा हमारा एक ही है साहब और स्पष्ट है, लोगों का सेवा करना, और करते ही रहेंगे, चाहे पद में रहे चाहे ना रहे। हम तो लोगों का सेवा के अधीन है। आज भी आधी रात को मेरे गांव में या तो आसपास कहीं भी फोन लगा लो, मेरा गाड़ी जाता है। किसी को हॉस्पिटल ले जाना है उसके लिए भी जाता है, किसी को कुछ होता है उसके लिए मैं खुद जाता हूँ, अगर मैं अवेलेबल और वहाँ पर मौजूद हूँ तो। जी, अगर राजनीति में आप नहीं रह रहे थे तो क्या आपका मतलब सोच का, आपकी रुचि किसमें है कि क्या करते रहते हैं? मानवता सभी का एक ही है, या तो कहीं ना कहीं नौकरी में रहते, या ना कोई बिजनेस में रहते, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता था। जी, क्योंकि आप किसान परिवार से आ रहे हैं तो किसानी जो समस्या है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्या कुछ सरकार द्वारा व्यवस्था किया जाना चाहिए, जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचना चाहिए ताकि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके? सबसे पहले तो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम भी चाह रहे हैं, माननीय हमारे विधायक जी भी बैठ के चर्चा होता है कि डबल फसल अपन कैसे करें।
क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे कांकेर के ऊपर, मतलब दंतेवाड़ा जितना ऊपर जाओगे वहाँ डबल फसल, और लोग उसमें है। वही आपको पहले भी बोला स्पष्ट रूप से, क्या नक्सलिज्म के चक्कर में बहुत ही गति को धीमा करना पड़ा। अब उसको धीरे धीरे अपन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप डबल फसल नहीं लोगे दान के भरोसे, और उसके बाद डबल फसल नहीं लोगे, हमारे पास मवेशी भी बहुत ज्यादा है साहब। मवेशी का संरक्षण में ध्यान अभी थोड़ा सा उसमें लगा रहे। मवेशी ज्यादा होने के चक्कर में एक फसल लगता है। और पहली बात तो पानी का भी समस्या है। पानी को स्टोरेज करना पड़ेगा, तालाबों के माध्यम से हो या चाहे डेबरी के माध्यम से हो, या जहां व्यर्थ पानी जो आ रहा है, इस पे काम करना पड़ेगा। हम उसमें लगे हैं। जी, आपका बहुत धन्यवाद कुंजाम जी, समय निकाला चर्चा की हमारे साथ। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे दंतेवाड़ा की जो युवा हैं उनको? मैं दंतेवाड़ा के युवाओं को, सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को, आपके या तो हमारे माँ बाप जब बचपन से आपको 11वीं 12वीं कॉलेज तक पढ़ा रहे हैं, तो उनके मन को ठेस पहुँचने ना दीजिएगा। क्योंकि आपके लिए हमारी सरकार ने, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, आप कोई लोन लेना चाह रहे हो, आप कोई स्व सहायता समूह में आपके कोई घर वाले, वैसे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आप जरूर कुछ ना कुछ करिए। आप नौकरी पे फोकस कीजिए, आप पढ़ाई करिए, आप बिजनेस पे फोकस करिए, क्योंकि बिजनेस करना ज़्यादा कठिन नहीं है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का बहुत ही बड़ा प्रकोप है। जैसे आप कोई सा भी गाँव में ठेला लगा दो, आपके 10 साल के बाद देखना आप ग्रोथ में ही जाओगे। आप इमली टोरा मुआ कुछ भी खरीदो, क्योंकि साहब यहाँ जीना खाना है तो देख कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। आप चाहे चप्पल बेचो, आप चाहे तेल बेचो, आप चाहे मुआ टोरा बेचो, आपको तो बेचना ही पड़ेगा। ये आप लोग, और उसके बाद यही है कि आगे बढ़ना है या तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ला के देने वाला नहीं है साहब।